हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 50 पार्ट्स में वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा और वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तराखंड को उस समय किस नाम से जाना जाता था। और इसके बाद फिर हम लोगों ने कुमाऊं में चंद्र राजवंश को कवर किया और उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी कवर कर लिए हैं। इसके बाद फिर हमारा आया था गढ़वाल में परमार राजवंश। तो गढ़वाल का जो परमार राजवंश था वो हमारा जस्ट इससे पहले कंप्लीट हुआ है। तो आज हमारा रहने वाला है गोरखा शासन। ठीक है, जस्ट इससे पहले हमने 50 जो पार्ट थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने गढ़वाल में चंद्र राजवंश तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग हिमविद्या पाठशाला में विजिट करके वहाँ पे एक आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगी, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वहाँ पर को आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को सारे के सारे पार्ट्स वहाँ पर को मिल जाएंगे और उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग वहाँ से अपने एग्जाम के लिए उससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हमारा शुरू होने जा रहा है 51 जो पार्ट आएगा वो गोरखा शासन से स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज से हमारा कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है, गोरखा शासन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बुक के अंतर्गत आए उनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्योंकि इस बुक के अंतर्गत कहीं पर को भी पॉइंट वाइज चीज़ें नहीं दी गई हैं, ना ही कोई क्वेश्चन है, ना कोई आंसर है, ना कोई इंपॉर्टेंट, ना ही कोई हाईलाइट किया गया है। आपको खुद इसमें अपने पॉइंट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज है हमारा गोरखा शासन। गोरखों के आक्रमण के समय कुमाऊं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। देखिए, एक बात मैं और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि गोरखा शासन शुरू करने से पहले हमने कुमाऊं में चंद्र राजवंश पढ़ा। कुमाऊं में चंद्र राजवंश के बाद हम लोगों ने गढ़वाल में परमार वंश पढ़ा। तो गोरखा शासन गढ़वाल और कुमाऊं वाले टॉपिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों ही मतलब कुमाऊं के जो टॉपिक है वो भी इसके अंतर्गत हम थोड़ा बहुत और अच्छे से जानेंगे और गढ़वाल का के बारे में भी हम थोड़ा बहुत और अच्छे से जानेंगे। तो एक रिवीजन सा हो जाएगा, लेकिन फोकस ज़्यादा किस में रहेगा, गोरखा शासन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि जब उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी तो उसके बाद चीज़ें कैसी थी, कौन राजा उस वक्त था, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, तो गोरखों के आक्रमण के समय कुमाऊं की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, जब गोरखों ने यहाँ पे आक्रमण किया, और यही कारण था जिस वजह से गोरखों ने यहाँ पे आक्रमण किया और क्या किया, यहाँ पे को विजय प्राप्त करी। ये इन सारी चीज़ों को हम लोग नीचे धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। ठीक है, समाज सर्वथा विघटित हो चुका था। सामाजिक व्यवस्थाओं ने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी थी कि एक एक वर्ण में 100 उपजातियां स्थापित हो चुकी थी। यानी कि उस समय जिस वक्त कुमाऊं में जब चंद्र राजवंश था तो उस वक्त क्या हो रही थी, कुछ व्यवस्थाएं जो थी वो ठीक तरीके से नहीं चल रही थी। क्योंकि उस वक्त कुमाऊं में क्या चल रहा था, एक पारिवारिक कलेश चल रहा था। ठीक है, गोरखा शासन को समझने से पहले हमको कुमाऊं में थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा और कुमाऊं के बारे में हम लोगों ने चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। कल्याण चंद्र के बाद जो दीप चंद गद्दी पर बैठा था तो उस समय से जो स्थितियाँ थी और ज़्यादा खराब हो गई थी। यानी कि थोड़ी बहुत तो खराब चल ही रही थी, उनके पारिवारिक कलेश तो चल ही रहा था, लेकिन जब दीपचंद गद्दी पर बैठे तो उसके बाद स्थितियाँ और ज़्यादा खराब होती चली गई। जिस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर अंदर के ही लोग, जो अंदर ही रिश्तेदार लोग होते हैं, यानी कि भाई बंधु लोग जो होते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे राजगद्दी के लिए। ठीक है, तो जिस वजह से क्या हो गया था, समाज जो था वो विघटित हो चुका था और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, वो ढंग से नहीं चल रही थी और हर वर्ल्ड में अलग अलग जो उपजातियां वहाँ पर को स्थापित कर दी गई थी। समाज की आर्थिक हालात शोचनीय हो चली थी। अवृष्टि, अतिवृष्टि और राजाओं द्वारा कृषि एवं किसानों के लिए सिंचाई आदि का प्रबंध न किए जाने के कारण सर्वत्र भूखमरी और अकाल की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि जो वहाँ पर को राजा थे, उनकी शासन के समय आपसी जो कलेश चल रहा था उसकी वजह से कृषि जो जहाँ से सबसे ज़्यादा आमदनी इकट्ठा होती थी, कर वगैरह वसूल करे जाते थे, वो सब चौपट हो गया था। क्योंकि कभी क्या होता था, वहाँ पे को सूखा पड़ जाता था। सूखा पड़ने की वजह से सिंचाई की एक सही साधन वहाँ पे को उपलब्ध नहीं कराए गए थे राजा राजा द्वारा। और अतिवृष्टि की
कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी तो फसल पूरी खराब हो जाती थी। तो इन सब की व्यवस्था नहीं कराई गई थी और जिस वजह से क्या हो गया था कि भूखमरी और अकाल की स्थिति वहाँ पर को पड़ गई थी। द्वाराहाट, रानीखेत, भिकियासैंण, चंपावत, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में बाजार तो थे, लेकिन वहाँ पर को क्या नहीं थी, उनमें अनाज वितरण जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज नहीं पहुंचाया जा पा रहा था। समाज का जमींदार वर्ग राजाओं द्वारा शोषण का शिकार हुआ था। ठीक है, कैनी, खस, सिरतान खाकर आसानी व थातवन सब परेशान थे। यानी कि कर तो सबके ऊपर लगा दिया गया था, लेकिन उन करों को वसूल करने की जो व्यवस्था थी वो ठीक तरीके से नहीं चल रही थी, क्योंकि सब लोग किस पे डिपेंड थे, जमीन पे डिपेंड थे, भूमि पे डिपेंड थे। और भूमि पे भी क्यों, क्योंकि भूमि पे क्या होती थी, कृषि होती थी, कृषि से अनाज होता था, अनाज से क्या करते थे, सभी जो कर वगैरह थे, राजस्व जो कर थे वो सब चुकाने होते थे, भुगतान भरना होता था। तो ये सारी चीज़ें कृषि के ऊपर सब टिकी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो यहाँ पर कैनी, खस, सिरतान, मैंने आप लोगों को इनके बारे में अलग से बताया भी है, आप पिछली वीडियो जरूर देखिएगा कि कैनी कौन होते हैं, खस कौन होते हैं, सिरतान, खाइकर ये सब कौन होते हैं, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कि जैसे थातवान, मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि थातवान कौन होता था, जिसको भूमि दान के रूप में दी जाती थी और धातवन की वो भूमि हो जाती थी। तो धातवन क्या करता था, अपने खेत में काम कराने के लिए क्या करता था, सिरतान रखता था या खाइकर रखता था या कैनी, खस इनका प्रयोग करता था। ये कर देकर या कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जिनको कोई भी भुगतान नहीं दिया जाता था, बल्कि उनसे कर वसूला जाता था। तो इस तरीके के कुछ वहाँ पर को काम करने वाले लोग जो रखे थे, तो उनसे उनको दस्तूर भी दिया जाता था और साथ में उनसे कर भी वसूला जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आप इसकी वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये सभी किस पे डिपेंड थे, कृषि पे डिपेंडेंट थे। तो कृषि का जो कार्य था वो ढंग से नहीं चल पा रहा था, भूखमरी और अकाल की स्थिति वहाँ पर को आ गई थी। तो सभी क्या थे, बहुत परेशान हो गए थे उस वक्त जब गोरखाओं ने वहाँ पर को आक्रमण किया था। डॉक्टर पंकज प्रियदर्शिनी का मत है कि डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी का मत है कि राज दरबार गुटबंदी का केंद्र बना हुआ था। गुटबंदी का यानी कि अलग अलग गुट बन गए थे और अलग अलग गुट का जो मत थे वो सब अलग अलग थे, यानी कि सबके विचार अलग अलग थे, सबकी बातें अलग अलग थी। मेहरा व फरत्याल दलों में जब चाहे जिसे चाहे उठाएं, जब चाहे जिसे चाहे बैठाएं की स्थिति बनी हुई थी। अब मेहरा और फरत्याल कौन है, जो लोग पहली बार वीडियो में आए हैं उनको पुरानी वीडियो कुमाऊं का गोरखा काल को समझने के लिए आपको पहले कुमाऊं का चंद्र राजवंश को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 177 और पेज नंबर 176 में आप लोगों को जाना है और वहां पर को कुमाऊं में चंद्र राजवंशी की जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर को लिख देती हूँ पेज नंबर, एक सेकेंड, पेज नंबर 176 और 177। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चंदों का पंचायती राज दिया है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है, मेहरा और फरतियालों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मेहरा और फरतियाल कहाँ से आए इसके बारे में दिया गया है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें मेहरा और फरतियाल कौन थे, ये जो सोमचंद है, सोमचंद ने इसका निर्माण कराया था, इस पद की नियुक्ति करवाई थी। यानी कि जब सोमचंद कौन थे, चंद राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो सोमचंद जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपनी जो यहाँ पर को क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था की नींव किसके द्वारा डाली गई थी, सोमचंद के द्वारा डाली गई थी। तो ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि मेहरा फरतियाल दलों की स्थापना कर जिस दल का जोर देखा, उसी दल के नेताओं को के हाथ में शासन की बागडोर देकर दल शासन नीति को महत्व दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ था कि मेहरा और फरत्याल जो दल था उसका निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, सोमचंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब सोमचंद ने क्या किया, जब वो शुरुआत में यहाँ पर को आए थे तो उन्होंने मेहरा और फरत्याल दल का जो निर्माण तो कर दिया उन्होंने, किसके लिए, राज्य शासन की बागडोर देकर दल शासन की नीति को महत्व दिया था। ठीक है, अब उन्होंने एक काम और किया था कि अपने शासन का श्री गणेश किससे किया था, सोमचंद ने 4 बूढ़ों की स्थापना करके गया था। यानी कि 4 बूढ़े कौन, जो सयाने कहे जाते हैं। ठीक है, पंचों में उनकी काउंटिंग होती है, यानी कि पंचों में उनको गिना जाता है। तो 4 बूढ़े यानी कि सयाने उन्होंने वहाँ पर को स्थापित किए थे। और चार बूढ़े कौन कौन थे, पहले थे कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेज नंबर 77 में है। गोरखा काल को समझने से पहले उस पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 को आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको गोरखा का ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा कि आखिर मेहरा फरत्याल के दलों में जब चाहे जिसे उठाए वाली स्थिति आ गई थी। तो
इसको समझने के लिए आप लोग को पेज नंबर 76 और पेज नंबर 176 और 177 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सोमचंद ने क्या किया था, 4 बूढ़ों की स्थापना की थी। कौन-कौन थे? कार्की, बोड़ा, चौधरी और तड़ागी थे। ठीक है, और इनके ऊपर भी 2 मंडल थे, एक तो मल्ला मंडल था, एक तल्ला मंडल था। ठीक है, अब आगे हम इनके बारे में समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो विसुंग में उस समय 5 थोक रहते थे। थोक का मतलब होता है कि यानी कि वो मतलब उनके अधीन रहकर काम करते हैं। ठीक है? जो प्रजा होती है वो उनको अ, एक जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेहरा और फरत्याल दलों की स्थापना कर दी थी और उन्होंने क्या किया था, राज्य की जो शासन था उसकी बागडोर उनके हाथ में थी। ठीक है? तो उनको थोक कहा गया है यहाँ पर को। तो मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक और करायत थे। ठीक है? 5 जो थोक थे वो कौन थे? मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक और करायत थे। तो ये जो 5 दल थे ये बहुत ही ज़बरदस्त थे, यानी कि किसी से डरते नहीं थे और बहुत ही खूंखार टाइप के थे। तो जब उन 4 बूढ़ों ने जो सोमचंद्र ने जिनका निर्माण जिनकी स्थापना की थी 4 बूढ़ों की, कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी की, तो उन 4 बूढ़ों ने क्या किया, इन थोकों पर भी क्या करा, कर लगाने की का प्रयास किया, यानी कि उनको भी कर देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो लेकिन इस बात ये जो बात जब उन 5 थोकों को पता चली कि हमसे कर वसूला जा रहा है या हमसे कर वसूलेंगे, तो ये बात उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने बगावत कर दी। और बगावत में भी उन्होंने क्या करा, उन 4 बूढ़ों का सिर काट दिया। ठीक है? इतने खतरनाक थे वो। तो उन 4 बूढ़ों का सिर काट दिया और इस बग फिर जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई और बहुत मतलब स्थिति बहुत हाथ से निकलने वाली हो गई, तो राजा ने इस बगावत का अंत करने के लिए क्या किया कि इन्हीं 5 तोपों में से ये बोला कि आप अपने में से यानी कि आप अपने पाँचों में से ही 2 बूढ़े यानी कि 2 बूढ़े या सयाने नियुक्त करो। ठीक है? अपने 5 में से ही 2 बूढ़े या सयाने नियुक्त करो और क्या करो, फिर उसके बाद उनको क्या करेंगे, उनको भी क्या करेंगे, फिर उनको पंच बनाया जाएगा, फिर उनको उनकी राय राजकाज में ली ली जाएगी। ठीक है? और उन्होंने एक मेहर और एक फरतियाल 2 दलों के 2 आदमियों को छाँटा फिर। ठीक है? और ये बड़े पंच माने गए। ठीक है? बूढ़े बनाए गए इनको और इन्हें भी पगड़ी दी गई और प्रतिष्ठा भी उक्त मतलब जो मान और प्रतिष्ठा थी उक्त 4 बूढ़ों के समान इनको वो प्रतिष्ठा दे दी जाने लगी। राजकाज में भी इन्हें अधिकार मिला और इनकी प्रभुता को देखकर उक्त 5 थोकों में से अन्य जो 3 अन्य थोक थे, जैसे कि एर हो गए, देव हो गए, करायत हो गए, तो ये लोग आपस में फिर जलने लगे एक-दूसरे से। तो उनको भी फिर बाद में उनको भी पगड़ी दी गई। तो इस तरीके से इनके जो दल थे वो नियुक्त किए गए, ठीक है? तो इसी वजह से फिर बाद-बाद में जब दीपचंद वाला काल आने लगा तो वहाँ पर को आकर इनकी जो इनका जो प्रशासन और शासन करने की जो तरीके थे वो बिल्कुल बदल गए। तो उन्होंने अपने ही मन से मेहरा और फरत्याल के दलों में जब चाहे जिसे उठाएँ और जब चाहे जिसे बैठाएँ वाली स्थिति बनी हुई थी, ठीक है? उन्हीं के नक्शे कदमों पर जोशी दीवानकारी करते थे, ठीक है? जोशी जो वहाँ पर को नियुक्त किए गए थे दीवान, तो वो मेहरा और फरदयालों के अकॉर्डिंग ही कार्य किया करते, जैसा वो कहते थे उन्हीं के नक्शे कदम पर ये भी कार्य किया करते थे। इससे पूर्व राजा दीपचंद व उनके 2 पुत्र का उनके निवास में ही क्या कर दिया था, उनको मृत्यु दे दी गई थी। तो दीपचंद कौन थे? दीपचंद कल्याण चंद्र के पुत्र थे और उन्होंने मतलब जब दीपचंद राजगद्दी पर बैठे थे तो दीपचंद एक ऐसे राजवंश के एक इकलौते एक ऐसे राजा निकले जो क्या थे, बहुत ही दयालु थे, सीधे थे एकदम और धार्मिकता की तरह उनको ज़्यादा मतलब वो वहाँ से प्रभावित थे, धार्मिकता से ज़्यादा प्रभावित थे, तो पूजा पाठ वगैरह करते थे, बहुत सीधे थे। तो राजपाट उनसे ज़्यादा सँभाला नहीं गया। इसी बात का फ़ायदा किसने उठाया? वहीं अंदर जो उनके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने उनका फ़ायदा उठाया। लेकिन दीपचंद के समय में एक वहाँ पर को एक सेनापति थे जिनका नाम था शिवदेव जोशी। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ढंग से तरीके से उन्होंने सारी स्थितियों को सँभाला हुआ था। ठीक है? तो जब रोहिलाओं ने जब आक्रमण किया था तो उस वक़्त भी दीपचंद राजा थे और शिवदेव जोशी ने उस वक़्त अपनी कूटनीति और अपनी वफ़ादारी से बहुत अच्छे तरीके से चंद राजवंश को सँभाला था। ठीक है? तो दीपचंद की सीधेपन का फ़ायदा उनके ही अंदर के लोगों ने उठाया और उनको राजगद्दी से हटा दिया। और क्या करा, दीपचंद और उनके पुत्रों को उन्हीं के घर में घुसकर खासवान और रानियों के साथ या दासियों और रानियों के साथ उनके विश्वास पात्र दरबारी कौन थे? एक तो मोहन सिंह रौतेला हो गया, जो मोहनचंद बना बाद में, और लाल सिंह हो गया, फिर महेंद्र सिंह हो गया। तो इन लोगों ने मिलकर क्या करा, दीपचंद को
मतलब जो मोहन सिंह रौतेला था उसने क्या करा, तख्ता पलट कर दिया और दीपचंद और उसके पूरे परिवार को उसी के निवास में मार दिया। ठीक है। राजभक्ति व देशभक्ति का कोई नाम लेवा नहीं रह गया था, यानी कि अब जो था, अब चंद राजवंश का कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो अपनी वंश की, जो अपने प्रजा की या अपने शासन को संभाल पाता। तो अब जो भी थे, जिन्होंने भी तख्ता पलट किया था, वो सब क्या अपने स्वार्थ के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है। तो अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से चल रहे थे सब। कुमाऊँ की एक एक कमजोरी नेपाल जाकर गोरखों को बताई जा रही थी। ठीक है। अब कुमाऊँ में सारी चीज़ें हाथ से निकल गई थी, स्थितियाँ जो थी हाथ से बाहर हो चुकी थी। तो कुमाऊँ में जो लोग थे, यानी कि कुमाऊँ में जो भी चीज़ें हो रही थी उन सब के बारे में कहाँ बताया जाता था, गोरखों को बताया जाता, क्योंकि गोरखों की कब से नज़र थी इसमें, काफ़ी पहले से वो लोग चाह रहे थे, कुमाऊँ पे आक्रमण कर रहे थे, लेकिन शिवदेव जोशी की वजह से जो गोरखा थे वो यहाँ पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब दीपचंद को मार दिया गया और जब मोहन चंद ने तख्ता पलट करके यहाँ पर को अपना शासन बना लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, यानी कि खुद गद्दी पर बैठ गया, तो तब से स्थितियाँ बहुत बहुत ही खराब हो गई थी। और इसी बात का पता अंदर के ही लोग कहाँ पहुँचा रहे थे, गोरखों तक बात पहुँचा रहे थे। ठीक है। तो गोरखा वीरों को जब आपसी राजलिप्सा की पूर्ति के लिए इस प्रकार की आंतरिक कमजोरी व कलहजन्य सामाजिक जानकारी प्राप्त हुई, तो उन्होंने क्या करें, उनकी बाहें फड़फड़ाने लगी। और क्या करते हैं, जब अंदर की कोई कमजोरी पता चल जाती है तो दुश्मन उसका फायदा जरूर उठाता है। तो लास्ट में जो दीपचंद के साथ जो जो नाम आते हैं, एक तो शिवदेव जोशी का नाम आता है, और शिवदत्त जोशी के बाद हर्षदेव जोशी का नाम आता है। तो हर्षदेव जोशी जब शिवदेव जोशी के पुत्र थे, हर्षदेव जोशी, तो शिवदेव जोशी जब बहुत ही, एक तो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली बुद्धिमान भी थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से दीपचंद के समय में बहुत अच्छे से पूरे शासन की व्यवस्था को संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि वो वहाँ के दीवान थे, एक सेनापति थे। तो उनको उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए मोहन सिंह ने शिवदेव जोशी को मार दिया था, मरवा दिया था। फिर उनके बेटे आए, हर्षदेव जोशी, और हर्षदेव जोशी को कुमाऊँ का चाणक्य भी कहा जाता है। मैं ये पहली वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा पीछे, कुमाऊँ वाली और गढ़वाल वाली। तो हर्षदेव जोशी कौन थे? शिवदेव जोशी के बेटे थे। शिवदेव जोशी के बाद हर्षदेव जोशी आए और उन्हें कुमाऊँ का चाणक्य कहा जाता है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, यानी कि हर्षदेव जोशी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कुमाऊँ में चंद राजवंश को बचाए रखने की, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। बाद में जब स्थितियाँ बहुत हाथ से बाहर निकल गई, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, गोरखाओं को वहाँ पर को आक्रमण करने के लिए बोलना पड़ा। इसके बारे में हम आगे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अम, उसके बाद क्या हुआ, जनवरी 1790 में हस्तीदल चौतरिया, यानी कि चौतरिया बहादुर शाह, काजी पंडित पांडे, सेनापति अमर सिंह थापा तथा सूरवीर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखा वीरों ने काली नदी पार कर दो मार्गों से अल्मोड़े की ओर प्रस्थान किया और झूला घाट से सोर होता हुआ गंगोली घाट व सेरा घाट की ओर बढ़ा। हस्तीदल चौतरिया और जगजीत पांडे, सेनापति अमर सिंह थापा, ये कौन थे? ये गोरखाओं के सेनापति थे और बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे, जिन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक जाल बिछाया कि दो तरफ से कुमाऊं पर हमला बोल दिया। ठीक है। जिस वजह से मोहन जो मोहन चंद था, यानी कि महेंद्र चंद्र जो था, वो मतलब स्थिति को संभाल नहीं पाया। ठीक है। तथा दूसरा दल सीधे बिसुंग होते हुए अल्मोड़े की ओर बढ़ा। बिसुंग कहाँ पर को था? ये था आपका मतलब चंपावत वाले एरिया पे पड़ता है बिसुंग। ठीक है। तो दूसरा दल सीधे बिसुंग होते हुए अल्मोड़े की ओर बढ़ा, यानी कि चंपावत वाले क्षेत्र से होते हुए अल्मोड़ा की ओर बढ़ा। गोरखों के इस आकस्मिक आक्रमण से कुमाऊं में हाहाकार मच गया और लोग घर द्वार छोड़कर इधर उधर भागने लगे। गोरखों का आगमन यानी कि यमराज के आगमन के बराबर था। ठीक है। तो गोरखों का जो आक्रमण था वो यमराज के आगमन के बराबर अगर बताया जा रहा है, तो यानी कि आप समझ लीजिए कि कितना भयानक और भयावह रहा होगा वो पल। पृथ्वी नारायण शाह द्वारा आक्रमित जनता पर किए गए अत्याचारों के विषयों में कुमाऊनी जनता पहले से ही सुपरिचित थी। अब पृथ्वी नारायण शाह कौन था, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वी नारायण शाह था गोरखाओं का राजा था। ठीक है। सबसे मेन जो राजा था गोरखाओं का, वो था पृथ्वी नारायण शाह। इसके बारे में आपको चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। 1743 से 1775 तक इसका समय शासनकाल माना जाता है, और गोरखा के राजा के रूप में इसको माना जाता है। और आधुनिक जो नेपाल अ, है, तो उसका राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है, यानी कि आधुनिक नेपाल का जो राष्ट्रपिता है वो किसे माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को।
तो आप ये नोट कर लीजिएगा, पृथ्वीनारायण शाह कौन है, आधुनिक जो नेपाल है, ठीक है, उसके राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं। और एक चीज़ इनके बारे में और है कि इन्होंने क्या किया था, जब ये गद्दी पर बैठे थे, यानी कि मात्र 20 वर्ष की आयु में ही ये गद्दी पर बैठ गए थे और इन्होंने ही क्या किया था, पूरे नेपाल का एकीकरण किया था, ठीक है। यानी कि पहले उस समय जो नेपाल था वो 24 अलग-अलग छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। तो जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने धीरे-धीरे करके पूरे 24 कहा जाता था, उसमें 24 या 22 ऐसा कुछ कहा जाता था। तो 24 जो राज्य था उसको एकीकरण करके एक नेपाल की स्थापना की थी, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है नेपाल का पिता कहा जाता है, आधुनिक नेपाल का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो पृथ्वी नारायण शाह ने के समय से ही गोरखा क्या कर रहे थे, कुमाऊं और गढ़वाल पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को आगे नाम बताया, दीपचंद के समय में जो सेनापति थे, दीवान थे, क्या नाम था उनका, शिवदेव जोशी, तो उन्होंने सारी स्थिति को संभाला हुआ था। और शिवदेव जोशी की वजह से ही पृथ्वी नारायण शाह क्या नहीं कर पा रहा था, कुमाऊं पर अपना शासन नहीं कर पा रहा था, कुमाऊं को विजित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शिवदेव जोशी जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ होने का परिचय उन्होंने यहाँ पर को दिया था, और जिस वजह से उन्होंने कुमाऊँ को बचा के रखा था। लेकिन अंदर के ही लोग शिवदेव जोशी से चिढ़ रहे थे, उनसे मतलब उनको झेल नहीं पा रहे थे, अंदर के ही लोग, चंद राजवंश के अंदर के ही लोगों ने शिवदेव जोशी को मरवा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर हर्षदेव जोशी आए, तो जब जोशी मारे गए तो हर्षदेव जोशी फिर आए, फिर मोहन चंद ने वहाँ पर को कब्जा कर लिया था और जीव चंद को मरवा दिया था। तो ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर हो रही थी, जिसका फ़ायदा फिर इन्होंने उठाया। लेकिन जब तक कुमाऊँ में उन लोगों ने विजय प्राप्ति की, तब तक ये नहीं थे, ठीक है। तो यानी कि इनका जो उत्तराधिकारी था, कौन था, रण बहादुर शाह। तो इनके उत्तराधिकारी रण बहादुर शाह के समय में उन्होंने कुमाऊँ और गढ़वाल पे विजय प्राप्त करी थी, ठीक है। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हो गया था, यहाँ पर से, यानी कि पृथ्वी नारायण शाह के समय से ही ये कुमाऊँ पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। तो क्या था, आक्रमित जनता पर किए गए अत्याचारों के विषय में कुमाऊनी जनता को पहले से ही सुपरिचित थी, ठीक है। फिर क्या था, महेंद्र चंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात जानकर कि गोरखाओं ने क्या कर दिया, यहाँ पर को आक्रमण कर दिया है, क्योंकि मोहन चंद को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि जो हर्षदेव जोशी थे वो मोहन चंद के अत्याचारों को बंद कराने के लिए उन्होंने गोरखाओं को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, ठीक है। तो उसने कतिपय लड़ाकू वीरों को बुलाकर उसने परामर्श किया और जितना एकत्र कर सकता था उतने सैनिकों को लेकर गोरखों का मार्ग रोकने के लिए गंगोली की ओर बढ़ा, किंतु सब निरर्थक सिद्ध हुआ। लाल सिंह भी एक सैनिक टुकड़ी के साथ काली कुमाऊं की ओर चल पड़ा। लाल सिंह कौन था, इसका चाचा था, महेंद्र सिंह का चाचा था, ठीक है। तो लाल सिंह भी एक सैनिक टुकड़ी के साथ काली कुमाऊं की ओर चल पड़ा था। काली कुमाऊं में काफी मारकाट मची। प्रारंभ में महेंद्र चंद ने अमर सिंह थापा की फौज को शिकस्त देते हुए उसे काली कुमाऊं की ओर लौटने के लिए मजबूर कर दिया, किंतु गैतोड़ा गांव में जो कटोलगढ़ के समीप था, गोरखों ने लाल सिंह को छाकते हुए उसके 200 सैनिकों का कत्ल कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये यहाँ पर से समझ सकते हैं कि गोरखा कितने खतरनाक थे। तो उन्होंने लाल सिंह को पीछा करते हुए उसके 200 सैनिकों का कत्ल कर दिया। फलतः लाल सिंह भागकर मैदान की ओर चला गया। लाल सिंह की सेना का कत्लेआम सुनकर महेंद्र सिंह उसकी सहायता करने के लिए जा ही रहा था कि मार्ग में उसे भी अपनी नियति का ऐसा आभास हो गया और वह भागकर कोटाबाग चला गया। यहाँ लाल सिंह से उसकी मुलाकात हुई, ठीक है। और गोरखे निर्द्वंद होकर अल्मोड़ा की ओर बढ़े और इस प्रकार बिना किसी प्रतिरोध के चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन 1790 में उन्होंने अल्मोड़ा में चंदों की राजधानी में प्रवेश किया। और इस समय हरक देव भी उनके साथ था, ठीक है। हरक देव नहीं होगा, यहाँ पे को हर्षदेव होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हर्षदेव होगा। तो हर्षदेव ने ही क्या किया था, गोरखाओं को यहाँ पे को आक्रमण करने के लिए बोला था। क्यों, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि इस बारे में हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह और उल्लास सिंह ने जो यहाँ पे को अत्याचार किए थे उसको परेशान होकर हर्षदेव ने गोरखाओं से यहाँ पे को आक्रमण करने के लिए बोला था, उनके अत्याचारों से परेशान होकर, ठीक है। तो तो ये दो जन तो कहाँ भाग गए,
मैदानी क्षेत्र की तरफ भाग गए और फिर अल्मोड़ा जो था, अल्मोड़ा पूरी तरह से खाली हो गया था क्योंकि दीपचंद और उसके परिवार को तो ये लोग पहले ही मार चुके थे। तो अल्मोड़ा में फिर उन लोगों ने अपना, अल्मोड़ा जो चंदों की राजधानी थी, पहले कहाँ पर को थी, पहले चंपावत में थी, चंपावत के बाद कहाँ गई, अल्मोड़ा में गई। तो अल्मोड़ा जो राजधानी थी वहाँ पर को इन्होंने राजधानी में प्रवेश कर लिया। ठीक है, चंदों के चौमहल में प्रवेश कर गोरखों ने उनकी पत्नियों और पुत्रियों को अपने साथ रख लिया और दरबार में रात दिन नाना षड्यंत्रों में संलग्न दरबारियों को बेरहमी से प्रताड़ित किया। बहुत से दरबारी तो गोरखाओं का आगमन मत सुनकर ही गुफाओं व जंगलों में छुप गए। ठीक है, तो गोरखा इतने खूंखार और इतने शक्तिशाली थे कि उनको, उनका नाम सुनते ही सब लोग वहां से भाग गए और गुफाओं और जंगलों में छिप गए। अल्मोड़े में उन्होंने घर घर जाकर लूटपाट की तथा जहां और जिधर भी खाद्य पदार्थ हाथ आए उन्हें छीन लिया। मवेशी जंगल में छोड़ दिए। खुरफटे जानवर जो भी हाथ आए उन्हें भूनकर खा डाला। किन्होंने? गोरखों ने। ठीक है, बेहिसाब जंगली सुअर मारे गए क्योंकि गोरखे जंगली सुअरों का गोश्त बहुत पसंद करते हैं। अल्मोड़े में दरबारियों द्वारा जमा किया गया तांबा, सोना, चांदी आदि सब प्रतिदिन नेपाल दरबार में जाता रहा। इन सब चीजों को नेपाल दरबार तक पहुंचाने वाले कैनियों के पैरों में गोरखों की चाबुकें बेरहमी से पड़ती थी। जब कोई ब्राह्मण बोझ ढोने को आनाकानी करता था तो गोरखे उसे चाबुक मारते समय कहते थे कि ब्राह्मण का पैर पूजा जाता है, सिर नहीं। चल बोझ उठा और सिर में रख। ठीक है, तो इस तरीके का व्यवहार था उनका ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मणों की वो कदर करते थे लेकिन सभी ब्राह्मणों को वो मान सम्मान नहीं देते थे। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ब्राह्मणों के लिए एक शब्द वो प्रयोग करते थे कि ये भी क्वेश्चन में आता है तो उसको किसी भी तरह घुमा फिरा के दे सकते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए वो क्या करते थे, उनको चाबुक मारते समय कहते थे कि उनके पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजा जाता, इसलिए पूजा उठाओ। आनाकानी करने पर चाबुक पड़ती थी। गोरखे गाय ब्राह्मण को बहुत मानते थे किंतु सभी ब्राह्मण को नहीं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गोरखे गाय और ब्राह्मणों को तो बहुत मानते थे लेकिन सभी ब्राह्मणों को नहीं मानते थे। उनके अपने दो ही ब्राह्मण थे, एक तो पांडे और एक उपाध्याय थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोरखे किन ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व देते थे, किन ब्राह्मणों को महत्व देते थे, पांडे और उपाध्याय को। ठीक है, डॉक्टर पंकज प्रियदर्शी का मत है कि कुमाऊं में गोरखों ने 1790 से लेकर 1815 तक शासन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, तो आप लोगों को इसको नोट कर लेना है कि गोरखों ने कुमाऊं में कब से कब तक शासन किया, 1790 से 1815 तक शासन किया। उनका अधीश्वर नेपाल में शासन करता था। अधीश्वर कौन था? पृथ्वी नारायण शाह था। ठीक है, वो क्या करता था, नेपाल में शासन करता था, यानी कि उनका जो मेन राजा होगा, मूल जो राजा होगा वो कहाँ पे होगा, नेपाल में होगा। और कुमाऊं जो जिसको उन्होंने विजिट किया था वहां पर को गवर्नर शासन करते थे। ठीक है, जिन्हें सूबा या सूबेदार कहा जाता था। कुमाऊं में गोरखों को अधिकार अधिकार हो जाने के बाद मल्ल शाह को कुमाऊं का सूबा नियुक्त किया गया। ठीक है, जब कुमाऊं में इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया तो किसको बनाया गया, जोगा मल्ल शाह को कुमाऊं का सूबा नियुक्त किया गया। उसके बाद काजी नरशाही सूबा बना। उसके बाद एक के बाद सूबे आते आते रहे और जाते रहे। इससे अजब सिंह थापा, बम शाह, रुद्रवीर शाह, धौकल सही, काजी गरेश्वर पांडे, ऋतुराज थापा तथा अंततः 1806 ईस्वी में पुनः बम शाह, जिन्हें हस्तलिखित सनदों में बड़ा बम शाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कुमाऊं के सुब्बा बने। सुब्बा की सहायता के लिए काजी वो एक सैनिक अधिकारी भी होता था जिसे नायाब सुब्बा कहा जाता था। सैन्यमानुसार यानी कि मानीला सल्ट से प्राप्त हस्तलिखित सनदों में तिथिवार निम्नांकित अधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो ये कुछ लिस्ट दी गई है जो जब यहाँ पर कोई इन लोगों ने शासन किया था, गोरखों ने कुमाऊं पर विजय प्राप्त की थी, तो उसके बाद जो सूबे यहाँ पर को नियुक्त किए गए थे उनकी कुछ सूबे और अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे उनकी कुछ लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जैसे काजी धौकल सिंह है, तो इनके आप लोग सन यहाँ पर कुछ देख लीजिए, ये संवत है और ये ईस्वी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से नोट कर लीजिएगा। काजी धौकल सिंह, सूबेदार कृपा सिंधु थापा, विचारी रामू राणा, चौटरिया बड़ा बम शाह, जिसके बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, काजी चामू भंडारी, सरदार सरवर सिंह राणा, जमादार गजदल थापा। ठीक है, तो जो चौधरी बड़ा बम शाह था वो कब आया था, एक तो 1806 में आया था, दो तीन बार आया है। एक तो 1806 में आया है और उसके बाद देखते हैं फिर कब आया है। चौधरी बड़ा बम शाह दोबारा जब आया है ये 1808 में आया है। ठीक है, काजी रेवंत सिंह कुंवर, सुब्बा कर्ण सिंह कुंवर, डिट्ठा जानकी राम, कृष्णानंद, नानी हवलदार, अमर सिंह बसन बसनियात। ठीक है, तो ये 1818 में आया है। हंस राज खल्ट दवथरी, उसके बाद फिर से आए चौतरिया बड़ा बम शाह, ये 1818 में आया। फिर चौतरिया बड़ा बम शाह फिर 1800
1813 और 1814 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद जमादार मच्छीराम आया, सूबेदार गज दल खड़का आया, सूबेदार नर भजन शाह आया, फिर जमादार अमर सिंह राणा, काजी वीरभद्र सिंह आया। कब आया था? 1806 में। नर भजन शाह, सूबेदार फौजदार रामचंद्र परसाई, फ्रीजर साहब बहादुर। तो ये फ्रीजर साहब बहादुर कब थे? 1815, जब लास्ट में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर को आ गए थे, तब कौन था? फ्रेजर फ्रेजर साहब बहादुर थे, ठीक है। तो ये लिस्ट है, आप लोग पूरी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल आक्रमण, ठीक है। तो अभी तो ये बहुत छोटे तरीके से दिया गया है, इसमें आगे इसमें डिटेल में दिया गया है, तो आगे भी हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सन 1790 में जब गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया, तो गोरखों का ध्यान अब कहाँ की तरफ गया? गढ़वाल की ओर गया। गढ़वाल की राजनीतिक हालत भी इसी समय छिन्न भिन्न थी, तो गढ़वाल में भी यही पारिवारिक कलेश चल रहा था। तो इसका भी उन्होंने दोनों ही जगह पारिवारिक कलेश का ही फायदा उठाया। यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है किसी राज्य को विजित करने की। 1991 में हरक देव की सहायता से गोरखों ने गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने गढ़वाल में लंगूरगढ़ पर घेरा डाला, किंतु उसे हथियाने पर सफल ना हो सके और गढ़वाल के गोरखों को 1804 में सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। 1991 में जब उन्होंने यहाँ पर को आक्रमण किया, तो उस वक्त तो उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब दोबारा उन्होंने आक्रमण किया 1804 में, तो तब उन्होंने गढ़वाल को भी विजित कर लिया। और सन 1804 ईस्वी से 1815 तक गढ़वाल की विभिन्न गोरखा सेना नायकों का नेतृत्व रहा, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? परिशिष्ट 1 और 2 में मिलेगी। तो हम इसके बारे में परिशिष्ट 1 और 2 जब हम पढ़ेंगे, तो हमको ये इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को यहाँ तक का थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग ये मत सोचिए कि इतना ही इसके अंतर्गत है। आगे और भी चीज़ें हैं, अलग अलग जो सूबे और राजा इसके अंतर्गत आए, जब नेपाल से जब यहाँ पर को शासन करने के लिए आए, तो जो सूबे उस वक्त थे यहाँ पर, तो उनके बारे में हम डिटेल में पूरा हम पढ़ेंगे कि कुमाऊँ पे क्या क्या असर रहा उस चीज़ का, और गढ़वाल पे क्या असर रहा उस चीज़ का। तो आगे बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो हम इसको धीरे धीरे समझेंगे। तो आज के लिए तो बस हम यहीं पर तक का इसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम गोरखा प्रशासन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं उसमें हम कितना कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए होंगे। अगर नहीं बना पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो चलाकर फिर से एक बार और सुनकर आप उसको तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उसको डिटेल में एक और वीडियो बनाकर आप लोग को अच्छे से समझा दूंगी। दूसरी बात, मैं ये एक बार और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इसको शुरू करने से पहले एक बार कुमाऊँ की एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कुमाऊँ गढ़वाल की ना। तो उसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, जैसे दीपचंद कौन है, हर्षदेव जोशी कौन है, शिवदेव जोशी कौन है, महेंद्र सिंह कौन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से क्लियर होंगी, क्योंकि हम ये वाला चैप्टर हम लोग पहले कर चुके हैं। तो कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो यहाँ पर तक पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।